हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग लगे हुए हैं। तो आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस का सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 18/8 यानी 18 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, 25 क्वेश्चन और एक-एक प्रश्न का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और कम समय में कोशिश करेंगे कि आपको यह वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है? क्योंकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और वीडियो लंबा भी ना हो, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर कोई प्रश्न ऐसा मेरा भाई आता है जिसका सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है, वैसे प्रश्न को मैं मेरे भाई आपको टेलीग्राम पे एक नोट्स के रूप में, स्क्रीनशॉट के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसको आप आसानी से पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पे सवाल पूछा गया है आपके ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो ये है वीडियो नंबर 6, जैसा कि आपको पता है प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा गया, तापन उपकरण या हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए? तो ऑप्शन आप पढ़िएगा तो उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न प्रतिरोध, आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि तापन उपकरण हीटिंग एलिमेंट अगर बनाना चाहते हैं आप तो कौन सा पदार्थ होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा उस पदार्थ में गुण जो है उच्च गलनांक वाला गुण होना अनिवार्य है और साथ में उच्च प्रतिरोधकता भी होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। साथ में मैं बता दूं, आप जूल के तापन नियम पढ़े होंगे मेरे भाई। जूल का तापन नियम आप लोग पढ़े होंगे और इसमें आपको बताया गया होगा एक फार्मूला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, H बराबर I² RT। इसको आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि पेपर में इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इसमें कितना प्रश्न इस टॉपिक से, इस फार्मूला से पूछा गया है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि तापन हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए मेरे भाई उस पदार्थ में उच्च गलनांक होना अनिवार्य है और साथ में उच्च प्रतिरोधकता भी होना अनिवार्य है, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, ये आप लोग के लिए मैंने स्लाइड लगा रखा है कि आप जाइएगा स्टडी पॉइंट 11 चैनल पे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल जीके 2024 प्रीवियस ईयर पेपर का पूर्णतः सॉल्यूशन मेरे भाई चल रहा है। साथ में एमटीएस का भी चलाया जा रहा है और सीजीएल ग्रुप डी जीके का जो साइंस साइंस का तो कराया ही जा रहा है, अभी ये साइंस का ही आप वीडियो देख रहे हैं। साथ में ग्रुप डी के जीके के प्रश्न जो कराए गए कुल 99 शिफ्ट में, वो सीरीज भी आपका चल रहा है मेरे भाई। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और स्टडी पॉइंट 11 यानी अपना चैनल पे आपको एक एक पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो या फिर आप कोई स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? साथ में मेरे भाई देखो यहाँ आरपीएफ एसआई का भी कराया गया है और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही बड़ी सीरीज है मेरे भाई, कुल 133 पेपर कराया जाना है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, अभी 27 क्लास करा दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जीन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, ठीक है? जीन जानते हो, ये गुणसूत्र आप लोग पढ़े होंगे, गुणसूत्र के अंदर जीन पाया जाता है, आपको याद होगा मेरे भाई, ठीक है? आप पढ़े होंगे एक्स और वाई किस में होता है? तो मेल में होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए ईमानदारी से। और एक्स और एक्स किस में होता है? फीमेल में पाया जाता है। क्रोमोसोम आपको याद होगा मेरे भाई, ठीक है? और गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है ये आपको पता है? गुणसूत्र जो होता है मेरे भाई किससे मिलकर बना है, क्या आपको पता है? बताइए। हाँ, तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो है आपका डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना है। हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है मेरे भाई, जिससे मिलकर बना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा भाई, ठीक है? आपको एक मैं काम देता हूं कि डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे भाई, ठीक है? अब देखो जीन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, बहुत ही बढ़िया। दूसरा लक्षण पाया जाता है, ये डीएनए के खंड होते हैं, अभी मैंने बताया डीएनए के ये खंड होते हैं और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी आपका करेक्ट है लक्षण में, याद रखिएगा। ये 3 के 3 लक्षण आपके जीन के हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मेरे भाई, ठीक है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं मेरे भाई, आपको कौन कौन से नियम आपको ध्यान रखना है पेपर के लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। साथ में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है? और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये 3 नियम से इतने प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप डी में कि मैं एक एक प्रश्न जब कराऊंगा मेरे भाई तो आपको हर
हर एक नियम पे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारा करेक्ट आंसर हुआ था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। यानी उत्सर्जन कौन सा अंग नहीं करता है मनुष्य में, ये आपको बताना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, त्वचा और बड़ी आंत ये तीनों के तीनों आपके उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। जबकि छोटी आंत का कार्य अगर आप देखिएगा, ये अवशोषण करता है मेरे भाई। क्या करता है? अवशोषण करता है। आप लोग पढ़े होंगे ये क्या करता है, छोटी आंत अवशोषण करता है भाई। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेफड़ा क्या उत्सर्जन करता है मेरे भाई? तो CO2 करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। त्वचा से क्या बाहर निकलता है? तो पसीना निकलता है, यानी पसीना का उत्सर्जन त्वचा के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग को याद होगा। और बड़ी आंत से मल मूत्र ये सब बाहर निकलते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? आपसे गोलीय दर्पण से सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स का। तो आप एक गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से पढ़े होंगे और ये आपकी मुख्य रेखा हो जाएगी। और यहाँ जो होता है ये पोल होता है मेरे भाई, और यहाँ कुछ डिस्टेंस पे F होता है, फिर यहाँ C होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, और ये होता है इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। आपको ध्यान में रखना है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो पहला कथन दिया गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 और 2, दोनों के दोनों क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया कार्बन से। कार्बन के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। करेक्ट आंसर होगा अपने छोटे परमाणु आकार की वजह से ये जो कार्बन होता है मेरे भाई, अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम हो जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कार्बन बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर कोई ना कोई यौगिक बना लेता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम हो जाता है, आपको याद होगा। अब कार्बन का आप लोग परमाणु संख्या यानी क्रमांक बताइएगा, परमाणु क्रमांक बताइए कमेंट बॉक्स में। भाई बिजी तो जगह अब हम बिजी हैं तो आपको भी बिजी रखना मेरा काम है मेरे भाई, ठीक है। और आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इतना कम समय में प्रोवाइड करके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा तार के लंबवत तल में वामावर्त। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को एक बार फिर से। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो तार के लंबवत तल में वामावर्त की दिशा हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है। X का नाम बताइएगा, यानी एक सफ़ेद जो पदार्थ बनता है उसका नाम बताना है। तो हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी Mg प्लस समीकरण देख लो फटाफट, क्योंकि ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। क्या बन जाता है मेरे भाई? 2MgO बन जाता है, और यहाँ भी संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा MgO, जो कि एक सफ़ेद पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है। और इसका लौ का कलर भी याद रखना मेरे भाई, चमकदार लौ बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? आपके 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर तो इसमें आयोडीन होगा ना मेरे भाई, ठीक है। आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या इन 4 में सबसे बड़ी है। चलो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बताता हूँ, ध्यान से देखना। यह है ऑक्सीजन और यह है फ्लोरीन। यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है मेरे भाई, ठीक है। परमाणु त्रिज्या की क्या होती है? घटती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं भाई, ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आ जाएगा आपका आयोडीन। हाँ, तो ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बड़ा हो जाता है, बढ़ते जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें आपको आयोडीन ऑप्शन में था, इसलिए हमारा सही उत्तर आयोडीन हुआ था। प्रश्न को समझिए मेरे भाई, ठीक है। बिना समझे आप आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन करें। देखो मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह आपका कथन गलत है। किसके बारे में?
तो जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव दिए गए थे उनमें ये गलत प्रभाव है। इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 2, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में समझना जरूरी है। देखो मेरे भाई, मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है, यह हमारा सही है। और साथ में यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां भी फैल जाती है और दुर्गंध भी देता है। तो ये 3 के 3 ऑप्शन तो हमारे जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बारे में सही लिखा गया है। ये जो गलत कथन लिखा गया और यही गलत पूछा था ना, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, इस प्रकार के न्यूमेरिकल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। एक 3 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है। सवाल पूछा गया है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो प्रतिरोधकता निकालते हैं, कितना ओम का हो जाएगा मेरे भाई। तो श्रेणी क्रम में लगा है, तो क्या होता है R1 प्लस R2, ये आपको याद भी होगा। तो कितना होगा, 3 प्लस 4 बराबर 7 ओम हो जाएगा। ये आपका प्रतिरोधकता याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध कितना हो गया, 7 हो गया। साथ में आपको क्या बताना है, धारा बताना है। क्या आपको फॉर्मूला याद है, I बराबर V/R याद है आपको। ऐसे आप लोग ओम के फार्मूला के नाम से याद करते हैं, V बराबर IR। तो इसको जब आप लोग यहाँ लाओगे I को, तो V कहाँ चला जाएगा, उधर, और R आ जाएगा उसके नीचे। ये आपको यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। I का मान निकालना था। V कितना दिया गया, 5 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में। देखो यहाँ वोल्ट कितना दिया, 5 वोल्ट दिया। और R कितना आया है, तो 7 आया, यानी 5/7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है मेरे भाई। 5/7 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। आपको पता है कि सोडियम को जब आप हवा में या पानी में लाइएगा तो उसमें आग पकड़ लेता है मेरे भाई, इसलिए इसको केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। कब, जब सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। आपको ध्यान में रखना है। इसका इक्वेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। Na से होता है, सोडियम होता है, और किससे मिलाना है, तो जल में मिलाना है। H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन के निकलेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घट जाता है। तो बिल्कुल सही कथन है मेरे भाई। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है घट जाता है। दूसरा कथन लिखा गया, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। ये भी आपका कथन सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों कथन सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, कुछ पदार्थ के नाम दिया गया और साथ में उनके पीएच वैल्यू भी दिया गया है भाई। और पीएच वैल्यू से सवाल तो पक्का पूछा जाएगा ना। तो याद रखेंगे, नींबू रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, आपको पता है तो बताने का कोशिश करिए मेरे भाई, ठीक है। तो नींबू का होता है 2.2 होता है, याद रखिएगा। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। जठर रस का कितना होता है मेरे भाई, तो जठर रस का होता है 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी NaOH का कितना होता है, 14 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ पौधों अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जड़ से नए पौधे पैदा कर लेते हैं, उनमें से एक इनमें कौन है। करेक्ट आंसर तो होगा इसका शकरकंद। याद रखो मेरे भाई, शकरकंद ऐसा है जो अपने नए पौधे अपनी जड़ से उत्पन्न कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा स्टार्च होगा, याद रखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी कि दर्पण का दिया गया आवर्धन दिया गया, मैग्निफिकेशन दिया है 0.5, वो भी माइनस में दिया है। तो जब माइनस में दिया है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब आप बोलिएगा कैसे होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जब भी मेरे भाई आवर्धन आपका नेगेटिव में हो, माइनस में हो, तो याद रखना प्रतिबिंब कैसा बनता है दर्पण में, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है मेरे भाई, वास्तविक बनता है। ठीक है यहाँ तक। और 0.5 है, अगर 1 रहता आवर्धन तो प्रतिबिंब के बराबर बनता।
1 से अगर बड़ा आवर्धन रहता तो प्रतिबिंब से बड़ा बनता, और लेकिन ये तो 1 से छोटा है ना, 0.5 है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वास्तविक और छोटा देख लिए। अब सवाल आता है कि बड़ा सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब समझ में आया ना, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस दिया है भाई, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -2D होगा। फिर सवाल वही उठता है कि आप तो समझाए नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दिए। नहीं भाई, मैं समझा रहा हूँ। अपसारी लेंस है, यानी कि अवतल लेंस की बात की गई है। अपसारी लेंस मतलब कौन सा लेंस, अवतल लेंस। आप लोग पढ़े होंगे लेंस के बारे में, बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में आप लोग जानकारी लिए होंगे। ये क्या करता है, तो फैलाता है प्रकाश को। क्या करता है भाई, तो फैलाने का कार्य करता है। अब देखिए एफ कितना दिया है इसमें, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। जब भी अवतल लेंस की बात है तो माइनस में फोकस दूरी लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। और जब भी लेंस की क्षमता निकालते हैं भाई, तो मीटर में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, मीटर में निकालते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो 50 सेंटीमीटर दिया है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर, और ये भी किस में, माइनस में हो जाएगा। अब आपको फार्मूला याद है, तो P बराबर होता है 1/f होता है। क्या आपको याद है ना फार्मूला लेंस की क्षमता का। अब P का वैल्यू निकालना था, 1 है ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 0.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 0.5, और वो भी किस में, माइनस में। 1/0.5 को जब आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 लगेगा, कितना टाइम में कटेगा, 2 टाइम में। तो माइनस का 2D आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। इतना डिटेल्स में पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है और आपको समझ में आएगा। जब 99 सेट करोगे, एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। तो भाई जब क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है, तो क्लोरीन का होना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। क्लोरीन का होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन गैस का होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, और NaOH तो होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो, कहाँ मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, और NaOH भी मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोर एल्कली के बारे में सवाल पूछा गया भाई, ठीक है ना। ये पहचानने का एक सुंदर सा तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो श्वसन का दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर से अगर अधिक हो जाता है पौधों में, तो पौधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा भाई। अब श्वसन की दर जो है प्रकाश संश्लेषण से भी तेज रफ्तार से होने लगे भाई, तो क्या होगा, जो भी भोजन बना रहेगा उसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जिससे पोषण के अभाव से पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है, बस इसको धैर्य बनाकर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर इसमें 87 दिखा रहा है मेरे भाई, क्योंकि रेलवे में इधर उधर क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता है, ठीक है। लगातार प्रश्न आपके जीके के, साइंस के नहीं देखे जाते हैं, बीच बीच में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। यौगिक C2H2H6 और C3H8 में इकाई का अंतर है और किस श्रेणी से संबंधित है। तो भाई इसमें तो इकाई देखोगे ना, ध्यान से देखो, तो CH2 की क्या है, अंतर है भाई। देखो इसमें C2H6 है और इसमें C3 है, यानी C2 से C3 हुआ, कितना C बढ़ा, तो एक C बढ़ा है, ठीक है भाई। और C2H6 कितना H है, 6 को H है, और H कितना है, 8 को है। क्या को H बढ़ा, 2 को बढ़ा, तो कितना का अंतर है भाई, तो CH2 का अंतर है। यहाँ तो CH2 भर के हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और श्रेणी से संबंधित है, कौन सा श्रेणी से संबंधित है ये आपको बताना है, तो समजातीय श्रेणी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। करेक्ट आंसर होगा किलोवाट, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। यह जो किलोवाट है उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो याद रखिए उष्मीय ऊर्जा की कौन कौन सी इकाई होती है, कैलोरी, वाट सेकंड और जूल, ये आपके तीनों के तीनों उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। अब आप पूछिएगा ये किलोवाट किसका है, तो मैं बताऊंगा भाई, आप घबराइए नहीं। ये किलोवाट जो होता है आपका शक्ति का होता है, ठीक है। किसका होता है, शक्ति का होता है इकाई, याद रखेंगे। अब समझ में आ गया ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो तो सवाल देखो किस प्रकार से पूछा गया, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अभी तक सवाल पूछे जाते थे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह सवाल पूछा गया, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। देखो मेरे भाई, तारा उसे बोलते थे जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, और ग्रह किसको बोलते हैं, जिसके पास खुद का तो प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, प्रकाश को
जो आता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करके टकरा के वापस चला जाता है भाई, ये होता है ग्रह की लक्षण। तो याद रखेंगे क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो वसा के पायसीकरण में सहायक हो जाएगा पीत लवण, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, पीत लवण जो है वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। देखो जो वसा होता है ना भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा अगर टुकड़ा है, इसको छोटा छोटा में बदलने की प्रक्रिया को पायसीकरण बोलते हैं, वसा पायसीकरण। और ये कार्य कौन करता है? पीत लवण करता है। आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, पेपर में। तो 99 पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, एक एक शिफ्ट का देखेंगे भाई, एक एक प्रश्न को देखेंगे, कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, नाम सुनिए स्टडी पॉइंट 11 चैनल। हर पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ कराता है, आपको पता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम से भाई बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। जो प्रश्न हमको लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, उसको मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप आसानी से उसको पढ़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।